उसके लिए आज का दिन भी सामान्य था। वो अपनी होटल में बैठकर रोज का हिसाब कर रहा था। लोग उससे मिल रहे थे, उसके रेस्टोरेंट्स में आकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक 4 नौजवान वहां पहुंचे। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, सभी ने अपनी शर्ट से बंदूकें निकाली और उस पर फायर खोल दिया। उसके शरीर में 9 गोलियां लगी। गोली मारकर वो सभी वहां से भागने में कामयाब भी रहे। उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने की नाकाम कोशिश भी हुई। मरने वाले का नाम था इस्माइल इब्राहिम पार्कर, दाऊद की सबसे छोटी बहन हसीना पार्कर का पति और दाऊद का सगा सबसे छोटा बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहा था। आखिर क्या वजह थी कि अंडरवर्ल्ड ने अपने उसूलों को तोड़ दिया? आखिर क्यों अंडरवर्ल्ड में 2 दुश्मन एक दूसरे के उन फैमिली मेंबर को भी निशाना बनाने लगे जो आम इंसानों की तरह थे, जिनका अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दुबई जाने के बाद दाऊद के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था कि वो वहां एक सिक्योर प्लेस पर बैठकर अपने दुश्मनों के खिलाफ गेम प्लान कर सके। उसे एग्जीक्यूट करता रहता था। वो अपने दुश्मनों को या तो अपने लड़कों से मरवा देता था या फिर पुलिस को उनकी लोकेशन की सूचना दे देता था और पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती थी। रावत को टक्कर देने में बीआरए गैंग का नाम भी आता है, यानी कि बाबू रेशिम, रामा नायक और अरुण गवली ने मिलकर मुंबई में अपना सिक्का जमाया था कि वो आगे चलकर पूरी मुंबई पर अकेले राज करे और दाऊद इब्राहिम का पत्ता साफ कर दे। अरुण गवली की खासियत ये थी कि वो अपने दिमाग से काम नहीं करता था। वो हमेशा किसी न किसी के साथ मिलकर उसके गेम प्लान में पार्टिसिपेट किया करता था। बीआरए गैंग में रामा नायक सबसे चालाक और खतरनाक था। जब तक वो रहा तब तक अरुण गवली उसके साथ काम करता रहा। धंधे में उसके ही दिमाग से चलता रहा। लेकिन छोटा राजन जैसे शातिर दिमाग वाले लोग दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में बीआरए गैंग का लंबे समय तक सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं था। सबसे पहले बाबू रेशिम को पुलिस लॉकअप में विजय उटेकर के हाथों मरवा दिया गया। इसके बाद पुलिस एनकाउंटर में रामा नायक को मार दिया गया। अब बच गया था अरुण गवली। तो अब दाऊद इब्राहिम सीधे गवली गैंग के साथ मुकाबला कर रहा था। अरुण गवली अब अपने गैंग को मजबूत करने की कोशिश करने लगा। अरुण गवली मुंबई शहर के 3 इलाकों में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता था, जहां उसके मराठी लड़के मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट टाउन के कंजर रोड इलाके में मौजूद एक कंपनी में कभी अरुण गवली ने काम किया था। इसकी वजह से इसके यहाँ अच्छे खासे कनेक्शन बने गए थे और यही कनेक्शन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसके काम में आ रहे थे। तारदेव की तुलसी वादी और भाई खला की दगड़ी चाल और प्यून साल में भी अरुण गवली गैंग की अच्छी पकड़ थी। यहाँ पर सदा पावले, जिसे सदा माँ के नाम से भी जाना जाता था, की मौजूदगी थी। इसके अलावा अशोक जोशी भी मौजूद था, जो अरुण गवली गैंग में थिंक टैंक का काम करता था। इसके साथ ही वकील के नाम से फेमस गणेश तंदेल, राजू मिराशी के संग सुनील घाटे रहा करते थे। अरुण का गैंग अब मुंबई में मजबूती पकड़ता जा रहा था। गैंग मेंबर के मामले में अरुण गवली लकी था, क्योंकि उसके गैंग में 2 ईसाई शूटर भी मौजूद थे। उनके नाम से राजू फिल्म और पॉल न्यूमैन। ये दोनों बड़ी ही बेरहमी के साथ अपराध करते थे। अरुण गवली के खास वफादारों में इनकी गिनती होती थी। न्यूमैन नाम सुनकर के अगर आपके दिमाग में किसी हॉलीवुड स्टार टाइप के कैरेक्टर की इमेज बनी हो, तो आपको बता दे कि ये एक सीधा साधा व्यक्ति था, जो कि गोवा से आया था और मुंबई आने के बाद खतरनाक क्रिमिनल बन गया। आप काम कोई भी करो, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। पूरी दुनिया के हर काम और सेक्टर में एक ही चीज कॉमन है और वो है रुपया। दाऊद इब्राहिम भी दुबई में रहकर अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसे पैसा मुंबई में बैठे उसके कुछ सपोर्टर दे रहे थे। अरुण गवली और उसकी गैंग ने ऐसे ही सपोर्टर्स की तलाश करी। वो लोग जो दाऊद को पैसा वसूल कर देते थे, वही लोग अब अरुण गवली गैंग के टारगेट पर आ गए। और ऐसा ही एक व्यक्ति था सतीश राजे। सतीश राजे डी कंपनी का एक काफी मजबूत क्रिमिनल था, जो कि डी कंपनी को पैसा वसूल करके तो देता ही था, उसने दाऊद इब्राहिम के लिए कई क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। अरुण गवली अच्छी तरह से जानता था कि यदि सतीश राजे का गेम बजा दिया जाए तो मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी कमजोर पड़ जाएगी। अरुण गवली ने सोचा कि रामा नायक के बदले सतीश राजे को टपका देना दाऊद इब्राहिम के लिए एक बड़ा झटका होगा। सतीश राजे के पीछे अरुण गवली गैंग के लोग लग गए, उसकी सारी डिटेल निकालने लगे। सतीश राजे को भी इस बात का एहसास था कि कभी भी कोई भी गोली उसे अपना शिकार बना सकती है। ये गोली पुलिस की भी हो सकती है और उसके किसी दुश्मन की भी।
सबसे बड़ी बात ये थी कि दाऊद इब्राहिम जब से दुबई शिफ्ट हुआ था तब से उसके लोगों के लिए यहाँ पर खतरा और भी बढ़ गया, क्योंकि उसका बॉस दुबई में बैठकर नए नए लोगों से भी पंगा ले रहा था और जिन लोगों को वो दुश्मन के तौर पर छोड़कर गया था उनमें पठान गैंग, हाजी मस्तान और मुंबई में सिर उठा रहे कुछ छोटे भैये गैंग के लीडर्स भी शामिल थे। चैम्बूर के इलाके में वासु दादा और अब्दुल कुंजू एक्टिव थे, जो सतीश राजे का गेम बजाने के फिराक में थे। वो अच्छी तरह से जानता था कि किसी का भी गेम बजाने के लिए अंडरवर्ल्ड में क्या स्ट्रेटेजी चलती है। वो समझता था कि पहले शिकार की रैकी होती है, उसके बाद समय और डेट डिसाइड करके उसकी गाड़ी का पीछा किया जाता है। आगे चलकर किसी सिग्नल पर उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके उस पर दनादन गोलियां बरसा दी जाती है और फिर वहां से हत्यारे 9-2-11 हो जाते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किसी का भी गेम बजाने की ये पुरानी और काफी कारगर स्कीम थी। सतीश राजे अपनी स्पेशल कार में बैठा करता था। उसकी कार के शीशे रंगे हुए थे, जिसके भीतर देख पाना बाहर के व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। वो अपनी कार के पिछली सीट पर बैठता था। उसके अगल बगल 2 बॉडीगार्ड बैठते थे और वो उनके बीच में खुद को सेफ समझता था। 21 नवंबर साल 1988, जी हाँ, अरुण गवली गैंग ने सतीश राजे का गेम बजाने के लिए यही तारीख चुनी थी। सतीश राजे का मुंबई के परेल में अड्डा था, जहां से वो 21 अप्रैल 1984 के दिन निकला। तब मौत के फरिश्ते उसके पीछे लग चुके थे। उन सभी ने नागपाड़ा चौराहे पर सतीश राजे को निपटाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही सतीश राजा की गाड़ी मझगांव के नागपाड़ा चौराहे पर पहुंची, 2 कारों ने सतीश की गाड़ी को ओवरटेक करके उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही सतीश की गाड़ी रुकी, 3 लोग हथौड़े के साथ आए और उसकी गाड़ी के कांच के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद न्यूमैन में सतीश राजे को पहचाना और उसे अपनी बंदूक के निशाने पर लिया, फिर दनादन फायरिंग करने लगा। सतीश राजे के शरीर पर 9 गोलियां लगी थी। सतीश राजे अपने 3 बॉडीगार्ड के साथ इस हमले में मारा गया। पूरी प्लानिंग इतनी सावधानी के साथ हुई थी कि केवल 1 मिनट के टाइम पीरियड में ही हत्यारे अपना काम करके निकल गए। अंडरवर्ल्ड का ये खूनी खेल के बीच जारी रहेगा, मगर हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अरुण गवली ने इस तरह सतीश राजे को मारकर दाऊद इब्राहिम को एक बड़ा झटका दिया। डेफिनेटली दाऊद इब्राहिम भी पलटवार करना चाहता था। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को आदेश दिया कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके गवली से हिसाब किताब बराबर करो और गवली गैंग का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करो। इसके बाद छोटा राजन ने गवली गैंग के इंपॉर्टेंट लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनमें से किसी को टारगेट बनाया जा सके। फाइनली छोटा राजन की टीम ने अशोक जोशी को अपना टारगेट बनाया। आपको बता दें कि अशोक जोशी अरुण गवली की टीम में थिंक टैंक का काम करता था। अरुण गवली अशोक जोशी से सलाह मशवरा लेकर ही किसी काम को अंजाम देता था। अरुण गवली अशोक जोशी को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। छोटा राजन की टीम ने अशोक जोशी के ड्राइवर को पैसों का लालच दिया और उसे अपनी तरफ मिला लिया। अब अशोक जोशी का ड्राइवर छोटा राजन की टीम को अशोक जोशी के बारे में हर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने लगा। अब अशोक जोशी का गेम बजाने की तैयारी हो गई। अशोक जोशी को पनवेल के पास निपटाने की प्लानिंग हुई। छोटा राजन ने सौत्या और वांग्या को अशोक जोशी का गेम बजाने की जिम्मेदारी दी। 3 दिसंबर 1988 की एक सर्द रात अशोक जोशी के पीछे यमदूत लग गए, क्योंकि अशोक जोशी अपने ड्राइवर श्याम सुंदर नायर और 3 शूटर्स के साथ अपनी कार में बैठकर पुणे की तरफ जा रहा था। इस बात की पूरी जानकारी छोटा राजन के शूटर्स को थी और उन्होंने इसी रास्ते में अशोक जोशी को यमलोक भेजने की तैयारी करी। अशोक जोशी इस बात से अनजान था कि दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग की 15 लोग 2 गाड़ियों में उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अशोक जोशी का ड्राइवर श्याम सुंदर नायर दाऊद इब्राहिम और उसके आदमियों की हर एक एक्टिविटी के बारे में जानता था, क्योंकि इसने ही अशोक जोशी से गद्दारी करके हर एक इंफॉर्मेशन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के लोगों के पास पहुंचाई। अशोक जोशी का गेम बजाने वाली इस टीम को खुद छोटा राजन ही लीड कर रहा था। छोटा राजन इस समय दाऊद के साथ था। वो अपने तिलक नगर वाले घर से निकलकर सौत्या के साथ बैठ गया। उस समय सौत्या अपने साथ एक AK-47 और 15 हैंड ग्रेनेड साथ में लेकर चलता था। आगे चलकर विरार का गजेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर भी इस गैंग के साथ हो गया। कुछ और लोग भी इस गैंग में शामिल हुए और एक एक करके 5 कारों का एक काफिला पुणे की तरफ चल पड़ा, जो अशोक जोशी की कार का पीछा कर रहा था। दाऊद इब्राहिम बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। इधर अशोक जोशी अपनी कार में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था, जबकि उसका ड्राइवर श्याम सुंदर
मन ही मन सोच रहा था कि उसका मालिक अब कुछ ही देर का मेहमान है। आगे चलकर पनवेल के पास अशोक जोशी की कार को इन सभी ने घेर लिया। अशोक जोशी ने श्याम सुंदर नायर के बदले हुए तेवर पहचान लिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया कि उसका ड्राइवर उससे गद्दारी कर रहा है। पर कार में बैठकर जिस तरीके से उसने ड्राइवर की एक्टिविटी को नोटिस किया, उससे वो समझ गया था कि ड्राइवर अपना खेल खेल चुका है। अशोक जोशी ने गुस्से में ड्राइवर को गंदी गंदी गालियां बकते हुए अपनी गन निकाली और ड्राइवर की खोपड़ी उड़ा दी। मगर इसके पहले कि वो कुछ और कर पाता, हत्यारों ने उसकी कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तो अशोक जोशी अपने 3 शूटर्स के साथ यमपुरी के दरवाजे पर पहुंच गया। खून से लथपथ और गोलियों से छलनी हुई अशोक जोशी की कार सड़क के किनारे एक तरफ लुढ़क गई। छोटा राजन अपने सभी साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। अशोक जोशी हत्याकांड के बाद मुंबई शहर ने 2 बड़े और खतरनाक गैंगस्टर्स के बीच खून खराबे का वो खेला देखा, जिसने केवल मुंबई की शांति को भंग किया, बल्कि पुलिस और प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया। दोनों ही गैंग एक दूसरे के सपोर्टर और एक दूसरे के लिए काम करने वाले बड़े चेहरों की तलाश करके उनकी लिस्ट बनाते और उनका गेम बजा डालते। मरने वालों में एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले अमीर, बिल्डर्स और व्यापारी थे। इसके साथ ही एक दूसरे के लिए काम करने वाले गैंग मेंबर्स भी थे। इस तरह जहां एक तरफ पूरे शहर का माहौल खराब था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को इस बात की राहत भी थी कि अपराधी ही एक दूसरे की जान लेकर शहर में अपराधियों की संख्या कम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि गैंग वॉर की चपेट में अगर कभी कोई आम आदमी आ भी जाता था तो उसकी भी जान बनाती थी। ऐसी कंडीशन में शहर के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। अंडरवर्ल्ड की माफिया अब अपने तमाम उसूलों को किनारे रखकर हर कीमत पर एक दूसरे को इमोशनली और प्रोफेशनली नुकसान पहुंचाने की आजमाइश करने लगे। पहले अंडरवर्ल्ड में ये उसूल था कि 2 लोगों या गैंगस्टर्स के बीच कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, वो एक दूसरे के परिवार के उन लोगों को निशाना नहीं बनाते थे जो क्राइम की दुनिया में एक्टिव नहीं थे, जो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं थे। दाऊद इब्राहिम ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अरुण गवली कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता था। वो क्राइम को करने के लिए हमेशा दूसरे के हिसाब से काम करता था। सबसे पहले वो बाबू रेशम के बताए रास्ते पर चलता था। जब बाबू रेशम की हत्या हो गई, इसके बाद उसने रामानायक को अपना उस्ताद बनाया और उसके कहे पर चलने लगा। लेकिन जब रामानायक का एनकाउंटर हो गया तो वो अशोक जोशी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने लगा। अब इसके बाद अशोक जोशी का भी काम तमाम हो गया। अब अरुण गवली ने अपने बड़े भाई पापा गवली की बताई लाइन पर चलना शुरू किया। लेकिन अरुण गवली की खासियत थी कि वो हमेशा अपने दुश्मनों से सतर्क रहता था और उनकी चाल को समझकर अपने आप को हमेशा ढाई घर आगे रखता था, सेफ रहता था। जबकि उसने जितने को भी अपना उस्ताद बनाया, वो सभी कभी सतर्क नहीं रहे और उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल ही दिया। यही वजह थी कि अरुण गवली अब तक जिंदा था। जिस समय पापा गवली के बताए रास्ते पर अरुण गवली चला था, वो उस समय भी कभी भी दगड़ी चाल से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके दुश्मन इतने ताकतवर नहीं है कि वो दगड़ी चाल में घुसकर उसका नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अगर वो दगड़ी चाल से बाहर गया तो वो अपने दुश्मनों का आसानी से शिकार बन जाएगा। अरुण गवली का बड़ा भाई पापा गवली इस बात को नहीं समझ पाया। वो अक्सर घूमने फिरने और टाइम बिताने के लिए दगड़ी चाल से बाहर आता जाता रहता था। पापा गवली को अंडरवर्ल्ड के उसूलों के बारे में मालूम था और वो ये समझता था कि दाऊद इब्राहिम कभी भी अंडरवर्ल्ड के उसूलों को नहीं तोड़ेगा, वो कभी उस पर हमला नहीं करेगा। ये घटना 20 जनवरी 1990 की है, जब दाऊद की गैंग में एक नया शूटर भर्ती हुआ। इस दिन वो पापा गवली का पीछा कर रहा था और उसका पीछा करते हुए महिमा के शीतला देवी मंदिर के पास पहुंचा। उसने पापा गवली को गोली मार दी। पापा गवली का वही काम तमाम हो गया। पापा गवली के मारे जाने के बाद अरुण गवली पूरी तरह से टूट गया। वो शौक में डूब गया। उसको लग रहा था कि इस तरह अपने लोगों की दुनिया छोड़कर जाने के पीछे एक ही वजह है। उसका मनोबल टूट गया और उसकी वजह से उसकी गैंग का मनोबल टूट रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग ने उठाया। एक दिन सुनील सावंत कंजर गांव में घुसा और उसने अरुण गवली गैंग के 6 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। फाइनली अरुण गवली ने अंडरवर्ल्ड के उसूलों को तोड़ने का फैसला किया, जिसका पालन वो अब तक करता आ रहा था। अब दाऊद इब्राहिम की गैंग के किसी ऐसे शिकार में था अरुण गवली, जिसकी वजह से डी कंपनी को प्रोफेशनली नहीं लेकिन दिल पर ठेस पहुंचे। अरुण गवली को उसके लोगों ने जो ऑप्शन दिया वो नाम था इब्राहिम पारकर का। इब्राहिम पारकर दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना पारकर का पति था। दाऊद अपनी सबसे छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दुश्मन उसकी छोटी बहन की सबसे बड़ी खुशी को छीन लेंगे। हसीना के पति का पूरा नाम इस्माइल इब्राहिम पारकर था। वो एक जूनियर आर्टिस्ट था और वो फिल्मों में काम करता था। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट भी चलाता था।
मुंबई के अरब गाली नागपाड़ा में इस्माइल कादरी होटल के नाम से वो रेस्टोरेंट चलाता था। ये घटना 26 जुलाई 1992 की है। इस दिन वो होटल के काउंटर पर बैठा था, कैश रजिस्टर चेक कर रहा था। लोग उससे बातचीत भी कर रहे थे और वो लोगों की बात का जवाब भी दे रहा था। कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट्स में आकर चाय पीते और अपने आपस के झगड़ों की बात भी करते। इस्माइल पारकर उनके झगड़ों को भी निपटाता था। सलीम इस्माइल का ड्राइवर था। वो अपने ड्राइवर के साथ होटल से बाहर निकला। तब तक दिन बीत रहा था। उसी समय 4 लोग मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने सीधा इस्माइल पर गोलियां की बौछार कर दी। रिवॉल्वर से निकली गोलियां अब तक इस्माइल को घायल कर चुकी थी। हमलावर अपना काम करके वहां से निकल चुके थे। इस्माइल पारकर चीख रहा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर हसीना पारकर को दी गई। तो दोस्तों, इस तरह अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच गैंग वॉर का सिलसिला इस्माइल पारकर की मौत के बाद कुछ समय के लिए थम गया। आगे चलकर अरुण गवली के इन शूटर्स को निशाना बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम के ऑर्डर पर छोटा शकील ने अपने लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया और इसके बाद दाऊद के शूटर्स ने एक साथ मिलकर जेजे हॉस्पिटल गोलीकांड को अंजाम दिया। तो ये थी दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच गैंग वॉर की इनसाइड स्टोरी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।